हेलो एवरीवन। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी मेजॉरिटी पावर, माइनॉरिटी राइट्स और साथ ही में फॉस वर्सेस हॉर्बिटल। फॉस वर्सेस हॉर्बिटल का एक लीडिंग केस भी हम लोगों ने बात की थी जिसमें बोलते हैं कि कोर्ट इन जनरल इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोर्ट इन जनरल इंटरफेयर नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या इससे फ़ायदे होते हैं जब कोर्ट इन जनरल डे टू डे ऑपरेशन में अगर इंटरफेयर नहीं करता है तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। तो हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। सब लोग म्यूट रखें। कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। अच्छा, तो प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। फाइन। चलिए, तो आज हम जस्टिफिकेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने वैसे कल इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया था। एक पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था कि मैम मल्टीप्लिसिटी ऑफ द केसेस जो है वो कम हो जाएंगी, बिना फालतू के जो केसेस हैं वो कोर्ट में नहीं जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा फायदा है ही है। साथ ही में मैं कल आपको बता रही थी कि यार सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है, और जब सेपरेट लीगल एंटिटी की हम बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि कंपनी के साथ अगर कुछ भी गलत है तो कंपनी खुद जो है वो जाके केस फाइल करे, उसके मेंबर्स को जाकर के केस फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम कुछ एडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला एडवांटेजेस, और ये करने से पहले एक बार जस्ट एक बार गो थ्रू करते कि क्या बोलना चाह रहा है ये। द जस्टिफिकेशन फॉर रूल laid down in Foss versus Orbital is that the will of majority prevails. Will of majority prevails. आपको याद ही होगा कल हम लोगों ने बात की थी जैसे मुकेश अंबानी की। तो मुकेश अंबानी के पास काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर रखा है। तो डेफिनेटली वो जो है वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में। तो ऐसे में जो मेजॉरिटी है वो अच्छे से सोचे, अच्छे से काम करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हर कोई पर्सन जिसके पास 1000 शेयर है, 500 शेयर है और उठा करके कंपनी में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट बोलते हैं इन जनरल इंटरफेयर करना बिल्कुल सही बात नहीं है। On becoming a member of a company, a shareholder agrees to submit to the will of the majority. If any wrong is done in the company, it is only company itself acting as it must always act through its majority that can seek to redress and not an individual shareholder. तो normal circumstances में individual shareholder को action लेने के right नहीं है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो कंपनी खुद से एक्शन लेगी, कंपनी खुद से केस फाइल कर सकती है, कंपनी अपने डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकती है, मेंबर्स के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकती है। तो कंपनी को राइट है, तो ये राइट कंपनी खुद से एक्सरसाइज करेगी। इसके लिए मेंबर को उठ करके अचानक से कोर्ट में पहुंचने की कतई ज़रूरत नहीं है। मोरओवर, अ कंपनी इज अ पर्सन एट लॉ, The action is vested in it and cannot be brought by a single shareholder. वही बात वापस से एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है। तो हमने पढ़ा ही है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी दैट मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ऑलरेडी इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी का एग्जिस्टेंस है जो उसको राइट देता है केस फाइल करने का, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। तो ये पॉइंट जो है कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डेफिनेटली जब कंपनी दूसरों पे केस फाइल कर सकती है भाई, तो फिर कंपनी करे ना, क्यों शेयर होल्डर उठ करके केस फाइल कर रहा है यहाँ पे। वेयर देयर इज अ कॉर्पोरेट बॉडी कैपेबल ऑफ फाइलिंग सूट फॉर इटसेल्फ टू रिकवर प्रॉपर्टी आइदर फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स or from any other person, then that corporate body is the proper plaintiff and the only proper plaintiff. कंपनी में किसी भी पर्सन ने कोई भी कांड किया है, कुछ भी गलत किया है, तो कंपनी खुद से ही उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। उसके लिए मेंबर्स को उठ करके इंटरफेयर करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आज कंपनी का कोई डायरेक्टर है, कंपनी के एसेट को मिस यूटिलाइज कर रहा है, तो कंपनी स्ट्रेट अवे डायरेक्टर के अगेंस्ट में केस फाइल कर देगी ना। उसके लिए मेंबर आए, एक मेंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 100 मेंबर अलग अलग केस लगा दे कोर्ट में जा करके और बोले ये डायरेक्टर, ये वही डायरेक्टर है जिसने हमारी एसेट को मिस यूटिलाइज किया है। अरे तो यार कंपनी खुद ही लगा लेगी ना केस। आपको इतनी क्या एक्साइटमेंट हो रही है कि उठ करके एक एक जा रहा है कोर्ट में और केस फाइल किया जा रहा है। एकदम वेले लोग हैं क्या, कुछ काम वाम नहीं है क्या? और तुम्हारे पास वेलागिरी है तो कोर्ट के पास तो बहुत काम है भाई।
कोर्ट के पास ऑलरेडी एकदम नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा हैं कि अगर रोज हियरिंग हो तब भी वो केसेस सलट नहीं सकते। तो ऐसे में ऐसे अननेसेसरी केसेस को पहुंचाने की कोर्ट में कतई ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी इटसेल्फ विल टेक द एक्शन इन केस ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग डन बाय इट्स डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स और एनी अदर ऑफिसर डायरेक्टर। तो यहाँ पे मेंबर्स आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, ऐसा ही बोलता है ये केस। अब इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। नंबर 1 इज रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये है हमारी कंपनी, दिस इज आवर कंपनी, और इस कंपनी के ये है बहुत सारे मेंबर्स, ये रहे बहुत सारे मेंबर्स, है ना, लैक्स ऑफ मेंबर्स ऑल देयर। और इन्होंने किसी रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा था, तो ये कंपनी में है डायरेक्टर्स। अब किसी एक डायरेक्टर ने कुछ गलत काम किया, रॉन्ग डन बाय अ डायरेक्टर, उसने कोई मिसयूटिलाइजेशन किया, कुछ भी गड़बड़ किया। तो अब इस केस में अगर ये मेंबर इस रेस्पेक्टिव डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोर्ट जाए, फिर ये मेंबर कोर्ट जाए, फिर ये मेंबर कोर्ट जाए, तो भाई यहाँ पे अगर मेंबर्स ही कोर्ट में जाएंगे तो ये जो कंपनी है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या होगा? फिर तो एक तरह से कंपनी तो कुछ हुई नहीं, फिर तो एक तरीके से ये और ये ही डायरेक्ट कनेक्शन में है, ये कंपनी तो डमी हो गई। तो आपने तो सरासर सेपरेट लीगल एंटिटी को खत्म ही कर दिया। तो इसीलिए फॉस वर्सेस हॉर्बिटल जो केस है वो ये सेटअप करता है कि भाई कंपनी का एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इन लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी खुद से ही डायरेक्टली कहाँ जा सकती है, कोर्ट में जा सकती है और इस डायरेक्टर के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट बेनिफिट, रिकॉग्निशन ऑफ द सेपरेट लीगल पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी खुद से ही ये सारे एक्शन ले लेगी। लेट्स सी व्हाट इट सेज। इफ अ कंपनी हैज सफर्ड सम इंजरी, अभी देखो हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं जनरल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे जहां पे कोर्ट इंटरफेयर करेगा, तो वहां पे एक्सेप्शनल केसेस में ही कोर्ट इंटरफेयर करेगा, जनरली इंटरफेयर नहीं करेगा। तो देखो क्या बोलता है, कंपनी हैज सफर्ड सम इंजरी एंड नॉट द इंडिविजुअल मेंबर, इट इज अ कंपनी इटसेल्फ that should seek to redress. It is a company itself that should seek the redress. अच्छा, एक बार ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हटाते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये एक गर्ल है जिसका नाम है A. There is a girl called A. एक और गर्ल है, one more girl is there, B. अब इन दोनों गर्ल्स के बीच में हो गई है फाइटिंग, लड़ाई होगी, बेस्ट फ्रेंड थे लेकिन दोनों के बीच में एकदम लड़ाई हो गई है, कोई बात को लेकर के दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई। तो अगर ए ने बी को पंच मारा तो क्या यहाँ पे जो बी है, बी उसके पास राइट है, या आप में से कोई भी उठ करके जाएगा और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा? यहाँ पे किसका राइट अफेक्टेड हो रहा है? बी का। अब दोनों का पर्सनल मैटर है, दोनों लड़ाई करते हैं। अब मान लो क्लास के दूसरे बच्चे जो है इन दोनों के मैटर में टांग अड़ाने पहुंच गए, तो जैसे ही बाकी बच्चे टांग अड़ाने पहुंच गए तो बी बोली कि तुम लोग ना इस मामले से दूर ही रहो, ये हम दोनों का आपस का मामला है, हम आपस में सलटा लेंगे। बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लड़ाई हो गई, लेकिन बाहर वालों को इंटरफेयर करने का राइट नहीं देंगे। एग्जैक्टली ऐसे घरों में आपने बहुत बार सुना होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तू मैं हो रही है, एकदम भयंकर बाहर आवाजें आ रही है। अगर पड़ोसी आकर के वाइफ को बोले कि यार तेरा हस्बैंड बहुत बेकार है, तो वाइफ क्या बोलेगी? ओए चुप रहे, ज़्यादा मत बोल, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, ऐसे लड़ लेते हैं हम तो कभी कभी। या फिर एग्जैक्टली ऐसे वाइसा वर्सा। तो यहाँ पे जो बाहर वाले लोग हैं ना, बाहर वाले लोग, उनको हम अलाउ नहीं कर रहे, परमिशन ग्रांट नहीं कर रहे हैं। बोले राइट जब मेरा अफेक्टेड है तो मैं एक्शन लूंगी, कोई और पर्सन आकर के मेरे बिहाफ पे एक्शन नहीं लेगा। जब राइट कंपनी का अफेक्टेड हो रहा है, तो कंपनी ही एक्शन लेगी,
कोई और आकर के एक्शन नहीं लेगा जब मेंबर का पर्सनल राइट अफेक्ट हो ही नहीं रहा। आप देखो एक पॉइंट क्लियर कट लिखा हुआ है, नॉट द इंडिविजुअल मेंबर। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, नॉट द इंडिविजुअल मेंबर। इंडिविजुअल मेंबर का राइट अफेक्ट नहीं हो रहा है, कंपनी का एज अ होल राइट अफेक्ट हो रहा है। तो जब कंपनी का राइट अफेक्ट हो रहा है तो कंपनी इटसेल्फ विल टेक द एक्शन। यहाँ पे मेंबर को पंचायती करने की कतई जरूरत नहीं है। फाइन। अच्छा, अगर अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा फिर कि मैम अगर इंडिविजुअल मेंबर का राइट अफेक्ट हो जाए फिर क्या, फिर वो एक्शन ले सकता है? तो आंसर है यस, फिर वो एक्शन ले सकता है, फिर वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट इस मामले में फिर टांग भी अड़ा सकता है, वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो अगर पर्सनल राइट अफेक्टेड हो रहा है किसी इंडिविजुअल मेंबर का, भैया अब मुझे चोट लगी तो मैं बोलूँगी ना, तब तो मेरा बोलना जायज़ बनता है, कोर्ट इंटरफेयर भी करेगा। लेकिन मैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाऊँ, ये जायज़ नहीं बनता है। फिर उस केस में वो दूसरे ही कोर्ट में जाएंगे। इज दिस ओके? लाइन सबको समझ में आ गई है अच्छे से कि व्हाट आई एम सेइंग? सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात अच्छे से? जाग रहे हैं या सो गए हैं? सो तो नहीं गए? नो मैम। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, तो हमने अभी क्या सीखा? हमने पहले एडवांटेजेस में ये सीखा कि हम सेपरेट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, कंपनी अलग है। अब कंपनी का राइट अफेक्ट हो रहा है तो कंपनी ही कोर्ट में जाएगी, कंपनी ही कोर्ट में जाएगी। मेंबर का राइट अफेक्टेड नहीं हो रहा है तो मेंबर्स कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मेंबर का राइट अफेक्टेड हो जाए पर्सनली तो मेंबर कोर्ट में जा सकते हैं, तो मेंबर कोर्ट में जा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। Need to preserve right of majority to decide. Need to preserve right of majority. आज टाटा, रतन टाटा कंपनी में काफ़ी बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं, तो कंपनी का अच्छा भला उनको ज़्यादा समझ में आता है। मुकेश अंबानी जी ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं, उनको ज़्यादा समझ में आता है कंपनी के बारे में। तो वो लोग कंपनी में इतना बड़ा स्टेक ही इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि उनको अपने तरीके से कंपनी को रन करना है। आज मान लीजिए मैं भी अपनी कोई कंपनी सेटअप कर रही हूँ, मुझे पता है उस कंपनी में कैसे काम करना है, और कल को कोई 2 शेयर लेकर के बोल दे कि नहीं सोनो मैडम आपको नहीं आती कंपनी चलानी, मैं बताता हूँ ऐसे चलाना है कंपनी, तो मुझे कितना बुरा लगेगा यार। हद हो गई है, हद हो गई है, मेरी कंपनी है, मुझे पता है कैसे काम करना है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? तो मैं ज़्यादा अच्छे से सोच सकती हूँ कंपनी के बेनिफिट में, तो मुझे यहाँ पे मेरा काम करने दो, बिना फालतू में हर छोटी छोटी चीज़ में टांग मत अड़ाओ। दिस इज़ व्हाट पॉइंट नंबर 2 सेज कि प्रिजर्व राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड। डिसीजन लेने का राइट मेजॉरिटी पे छोड़ दो। हर छोटा इंसान आकर के इंटरफेयर यहाँ पे करेगा तो काम नहीं हो पाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्स वर्सेस ऑर्बिटल preserves the right of majority to decide how the affairs of the company shall be conducted. It is fair, it is absolutely fair that the wishes of majority should prevail. ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कल। चलिए, मल्टीसिप्लिटी ऑफ द वर्थलेस सूट्स अवॉइडेड। यस ऑफ कोर्स, बहुत बड़ा फायदा है ये। हर मेंबर उठ करके कोर्ट में जा रहा है, हर मेंबर उठ के कोर्ट में जा रहा है। कोर्ट परेशान हो गया, अरे यार कल ही तो एक केस आया था इसके बारे में, यार तुम सबके सब मिलकर के डायरेक्टर ए के पीछे पड़ गए हो। पहले एक्स मेंबर आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया, और पी आया, क्यू आर, आर टी यू वी, सबके सब पहुंच गए कोर्ट में। एक बेचारा डायरेक्टर, इसके अगेंस्ट में इतने सारे एप्लीकेशन, तो कोर्ट भी परेशान, मिस्टर ए भी परेशान, बोले यार काम तो एक ही गलत किया था, 1 लाख केस कैसे फाइल हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल केसेस को अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है, डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशन में कोर्ट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। Clearly, if every individual member were permitted to sue anyone who had injured the company through breach of duty, there could be as many suits as there are shareholders. Legal proceeding would never cease and there would be enormous wastage of time and money. हर पर्सन, हर मेंबर एक एडवोकेट हायर करता, फिर हर मेंबर एक एडवोकेट हायर करता, सबके पैसे लगते और कितने सारे लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम वेस्ट होता, तो वो भयानक सिचुएशन हो सकती थी। तो 3 कौन कौन से एडवांटेजेस पड़े? नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी को रिकॉग्निशन। नंबर 2, दैट इज व्हाट, मेजॉरिटी को डिसाइड करने दो। नंबर 3,
मल्टीप्लिसिटी ऑफ द केसेस जो है वो सेव हो गई है, बच गई है, टाइम भी सेव हो गया, पैसा भी सेव हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है दैट इज litigation at suit of minority is worthless if majority does not wish it। अच्छा, अब थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी लगेगी, आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो देखो क्या बोलता है। If irregularity complaint of is one which can be subsequently ratified by majority, it is worthless to have litigation about it except with consent of majority in a general meeting। Consent of majority in general meeting। अब पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। से मान लो, लेट्स अज्यूम एक कंपनी जो है ए लिमिटेड, उसमें बोरोइंग लिमिट जो दे रखी है, बोरोइंग लिमिट मान लेते हैं दैट इज ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ तक बीआर पास करके बोरोइंग किया जा सकता है। 100 करोड़ तक बीआर पास करके बोरोइंग किया जा सकता है। ये हमारे सेक्शन 180, 179 की लिमिट्स के हिसाब से डिसाइड हो गया। देन उसके बाद साथ ही में कंपनी के आर्टिकल्स ने कंपनी के एमडी को परमिशन ग्रांट किया कि आप अगर 1 करोड़ तक का लोन है तो आप खुद से ही बोरोइंग कर सकते हो अप टू 1 करोड़। मतलब छोटे मोटे लोन के लिए बोर्ड मीटिंग कॉल करो, ये सब करो, करने की जरूरत नहीं है। तो एमडी को परमिशन ग्रांट किया गया कि अगर 1 करोड़ तक का लोन है, तो आप खुद से ही लोन ले सकते हो, उसके लिए बोर्ड मीटिंग कॉल मत करना। बोलो, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ए लिमिटेड की लिमिट है 100 करोड़ की, आपको 100 करोड़ से ऊपर लोन लेना है तो मेंबर्स से कंसेंट लेनी पड़ेगी, एसआर पास करना पड़ेगा। अगर आप 200 करोड़ का बोरोइंग है तो बीआर से ही काम चल जाएगा। उसमें भी फर्दर आर्टिकल्स में एक प्रोविजन डाला गया कि भाई अगर तुम्हें सिर्फ 1 करोड़ तक का लोन लेना है तो बोर्ड मीटिंग भी क्यों ही कॉल करनी है, एमडी को हमने यहाँ पे अथोराइज कर दिया है। ठीक है ना। जो मिस्टर एमडी था उसने लोन लिया और वो जो लोन लिया गया 1.5 करोड़ का लोन लिया। ठीक है, अब एमडी की औकात लोन लेने की थी सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ की, लेकिन उसने लोन ले लिया 1.5 करोड़ का। मतलब एमडी ने अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके काम किया। ठीक है, अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके काम किया। अब यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंस अराइज होंगे? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस सिचुएशन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकते हैं? बोर्ड रेटिफाई कर सकता है एमडी के एक्ट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे यार वैसे तो हमारा पावर था 1.5 करोड़ का लोन लेने का, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, एमडी ने ले लिया लोन, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। उन्होंने अपनी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इस ट्रांजेक्शन को रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई। उन्होंने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोन कंपनी के लिए लिया गया था, ज़रूरी था, अर्जेंट था, एमडी ने ले लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसा हमने सही से यूटिलाइज किया है वैसे भी। अब मान लो इन द मीन वाइल कुछ मेंबर्स जो है इस बात से नाराज हो जाए और नाराज होकर के कोर्ट में पहुंच जाए कि एमडी ने अपने पावर्स को बियॉन्ड जाके काम कर दिया है, ऐसे कैसे कर दिया एमडी ने ये काम। तो कोर्ट बोलता है भाई ठीक है, तुम अभी ओवर एक्साइटेड होकर के आ तो गए हो, ठीक है, मान लेते हैं एमडी ने वायलेशन किया, मान लेते हैं एमडी ने वो काम ठीक से नहीं किया, लेकिन अब बोर्ड अगर उसको रेटिफाई कर दे काम को तो वैलिड हो जाएगा क्योंकि बोर्ड का पावर था, बोर्ड ने उसको रेटिफाई कर दिया। क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस तो था नहीं ना, ये काम अल्ट्रा वायरस था क्या, ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, वेदर दिस एक्ट इज अल्ट्रा वायरस और नॉट। नो मैम। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? जब आप मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके काम करते हो, राइट। यहाँ पे मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके काम नहीं हुआ था,
यहाँ पे कंपनी के पावर्स में ही काम हो रहा था, हाँ, बट एमडी ने ज़रूर अपने पावर्स को एक्सीड किया था, इंट्रा वायरस था ये एक्ट, तो इस एक्ट को बोर्ड रेटिफाई कर सकता है। अब जैसे ही बोर्ड ने रेटिफाई कर दिया तो ट्रांजेक्शन वैलिड हो गया ना। अब बताओ, अब आपके कंप्लेंट का क्या वैल्यू रहा? आप पहुंच गए थे कोर्ट में ये बोलने के लिए एमडी ने गलत किया, एमडी ने गलत किया, आप कोर्ट में गए, इन द मीनवाइल बोर्ड ने रेटिफाई कर दिया ट्रांजेक्शन, अब आपके केस की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। तो कोर्ट बोलेगा ऐसे मामलों में कतई केस मत फाइल करना जहां पे वो ट्रांजैक्शन या जो कंप्लाइंस नहीं हुआ है, जो नॉन कंप्लाइंस है, वो रेटिफाई हो जाए मेजॉरिटी ऑफ पर्सन से। तो अगर मेजॉरिटी उसको रेटिफाई कर देगी भाई, तो फिर उस केस में उस ट्रांजैक्शन का कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में आपको इंटरफेयर करने की कतई ज़रूरत नहीं है। Is this okay to everyone? Whether this point is clear to everyone? मैम लेकिन ये तो यही हो गया ना कि जो माइनॉरिटी है उनका राइट फिर सप्रेस हो रहा है, वो लोग जा ही नहीं सकते। नहीं, बेसिकली अगर कोई भी काम कंपनी करती है, कोई भी वॉट एवर द एक्टर्स दे, कंपनी के अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए, एक्ट के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है, तो क्या ये 100 करोड़ की लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा। बोर्ड का पावर 100 करोड़ की लिमिट तक वैसे ही है। अब एमडी ने 50 लाख का लोन ज़्यादा लेकर के उसको कंपनी के ही पर्पस के लिए यूज़ किया, तो उसने मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी नहीं किया, उसने कोई फ्रॉड भी नहीं किया है, देयर इज़ नो फ्रॉड एट ऑल। अब कभी कभी होता है ना, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और ट्रांजेक्शन जो है वो रेगुलर ट्रांजेक्शन की तरह हो गया, तो उसको आपने रेटिफाई कर दिया, जो इरेगुलरिटी थी वो रेटिफाई हो गई। इससे माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कहाँ एडवर्सली इफेक्ट होता है? देयर इज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन माइनॉरिटी, तो इससे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट पे कतई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो क्यों बिना फालतू में आप केस वेस फाइल कर रहे हो यार? क्या जरूरत आ गई आपको केस वेस करने की? तो कोर्ट बोलता है छोड़ो छोड़ो, इन छोटी मोटी बातों में दिमाग मत चलाओ। आया समझ में? इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके फाइन। अच्छा, चारों पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। 4 एडवांटेजेस। नंबर 1 एडवांटेज इज व्हाट? सेपरेट एंटिटी। नंबर टू एडवांटेज इज व्हाट? भैया मेजॉरिटी को डिसीजन नहीं करने दो, है ना, माइनॉरिटी बिना फालतू में हर चीज में टांग मत अड़ाओ। नंबर 3, मल्टीसिप्लिटी ऑफ द केसेस जो है वो अवॉइड होंगे, बिना फालतू के केसेस जो है वो नहीं चलाए जाएंगे। नंबर 4, अगर कोई भी लिटिगेशन जो है वो मेजॉरिटी रेटिफाई कर दे तो ऐसा केस फाइल करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि फायदे क्या हैं। अब कोर्ट ने एक और बात बोली, देखो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन हम इंटरफेयर ही नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल रहा कोर्ट। बोल रहा है यार हम इंटरफेयर कर सकते हैं, नहीं तो मेजॉरिटी तो भैया मनमाना काम स्टार्ट कर देगी। मेजॉरिटी को ये पता चल गया फॉस वर्सेस हॉर्बिटल में ये बोला कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, फिर तो मेजॉरिटी बोलेगा अब तो लो, अब तो जो मन में है वो करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप फॉल कर रहे हो, तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पे कोर्ट इंटरफेयर करेगा। तो कौन कौन से केसेस है देखो। The rule in Foss versus Horbital is not absolute, but subject to certain exceptions. The said rule will not apply in the following cases. Number 1, Ultra Virus Act. Number 1, Ultra Virus Act. अब अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया जो MOA में लिखा हुआ नहीं है और तब भी आपने वो एक्ट किया, तो भाई साहब आप तो गए काम से। अब तो कोई इंडिविजुअल मेंबर भी केस फाइल कर सकता है और कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा, डेफिनेटली कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। अल्ट्रा वायरस एक्ट है तो सारे मेंबर मिलकर के भी रेटिफाई नहीं कर सकते उसको, तो रेटिफिकेशन तो वहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो अल्ट्रा वायरस अगर एक्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेप्शन में फॉल करेगा। लेट्स सी, वी आर डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर perform an illegal or ultra virus act. Which act is known as illegal and which act is known as ultra virus? फटाफट बताओ जल्दी से। Illegal is which is not legal in the name of law, and ultra virus is
which is not beyond the boundaries of MOA. बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। अगर एमओए का वायलेशन है तो अल्ट्रा वायरस है, और कंपनीज एक्ट का वायलेशन है तो इलीगल है। तो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने इलीगल मतलब एक्ट का वायलेशन कर दिया, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में जाके काम कर, या अल्ट्रा वायरस मतलब एमओए का वायलेशन कर दिया, तो an individual shareholder has right to bring an action. The majority of the shareholder have no right to confirm an illegal या ultra virus transaction of the company. In such a case, shareholder has a right to restrain the company by an order or injunction of the court from carrying out an ultra virus act. आज ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं है और कंपनी उस एक्ट को कर रही है, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट वहाँ पे केस एंटरटेन करेगा और इंजंक्शन के ऑर्डर्स या स्टे ऑर्डर्स इशू कर सकता है। बोल सकता है कि आप इमीडिएट इफेक्ट से ये बिजनेस बंद करिए, तो इस तरह का ऑर्डर यहाँ पे कोर्ट इशू कर सकता है। इट मीन्स दैट द रूल ऑफ फर्स्ट वर्सेस हॉर्बिटल विल ऑपरेट इन फुल फोर्स only when the majority of shareholders through their chosen director act within the extent of powers of the company. अगर आप within the power काम करते हो तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, beyond the power काम करोगे तो डेफिनेटली कोर्ट इंटरफेयर करेगा। अब यहाँ पे ना कुछ केस स्टडीज दे रखी है, देखिए आरसीडी में न्यूमरस केस स्टडीज है, n नंबर ऑफ केस स्टडीज आर गिवन इन एवरी पॉइंट, बहुत सारे केस स्टडीज यहाँ पे गिवन है। तो केसेस के नाम अगर आपको याद नहीं होते हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ट्राई करो याद हो जाए, नहीं होता तो कोई परेशानी नहीं है। आप सिर्फ कंक्लूजन याद कर लीजिए कि कोर्ट में बोला क्या गया था, डिसीजन आपको याद होना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं आरसीडी में मोटा केस स्टडी बेस्ड ही बनते हैं। आपको उस केस से रेलेवेंट कोई फैक्ट क्वेश्चन में मिलेगा और फिर आपको उसमें डिस्कशन करके डिसीजन देना होता है। तो अगर आपको उस केस का कंक्लूजन याद है तो आप आंसर लिख पाओगे, केस का नाम याद नहीं है इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, आप सिर्फ कंक्लूजन वहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए, प्रोविजन डाल दीजिए और केस का कंक्लूजन कर दीजिए। तो केस लॉ का नाम बहुत ज़्यादा पैनिक करके याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अल्ट्रा वायरस के केस में जो हमारा केस गिवन है, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल, भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। इस केस में क्या हुआ था, क्या डिस्प्यूट था, सुनो। जो कंपनी थी उसके एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसा लिखा था कि जो कंपनी वो इन्वेस्ट कर सकती है पैसा, लोन दे सकती है, लेकिन जब भी किसी को पैसा देगी तो उसके बदले में सिक्योरिटी लेगी, बिना सिक्योरिटी के पैसा कहीं भी नहीं देगी। ऐसा क्लियरली ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था। ओके, अब कंपनी ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, बहुत सारी जगह पैसा दिया, लेकिन उसके बदले में सिक्योरिटी नहीं ली। तो आप लोग बताओ मुझे कि क्या ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है या नहीं। आप लोग बताएंगे मुझे कि कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को पैसा देते हैं तो सिक्योरिटी लेंगे उसके बदले में, बिना सिक्योरिटी के कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन कंपनी ने सेवरल इन्वेस्टमेंट किए जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई। तो पहले तो ये बताओ कि क्या यहाँ पे एमओए का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है कि नहीं है? हुआ है मैम, अल्ट्रा वायरस। यस मैम है। क्या बात है, सब एकदम जीनियस है, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है, अल्ट्रा वायरस है भाई। कंपनी ने बोला था सिक्योरिटी ले लेना, सिक्योरिटी ली नहीं तुमने कंपनी के मेमोरेंडम की बात नहीं सुनी, तो एक्ट हो गया अल्ट्रा वायरस। अच्छा, अब जैसे अल्ट्रा वायरस हो गया, अब तो कहानी समझ में आ गई ना। अब अगर कोई शेयर होल्डर कोर्ट में जाता है, कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल करता है, उसके डायरेक्टर्स जो भी है इन्वॉल्व उनके अगेंस्ट में केस फाइल करता है, तो क्या कोर्ट इंटरफेयर करेगा? बताओ, क्या कोर्ट इंटरफेयर करेगा? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल करेगा। क्योंकि पहला एक्सेप्शन हमने यही पढ़ा है
रूल का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम फॉस वर्सेस हॉर्बिटल का अल्ट्रा वायरस एक्ट, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोर्ट इंटरफेयर करेगा। तो व्हाट इट सेज, लेट्स सी। द प्लेंटिफ वाज अ शेयर होल्डर of Bharat Insurance Company. One of the objects of the company was to advance money at interest on security of land, houses, machinery and any property situated in India. देखो इंश्योरेंस कंपनी है तो एक बात तो वो क्लियर कट है कि इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारा अमाउंट आता है प्रीमियम का, तो ये कंपनी बहुत सारा पैसा प्रीमियम के फॉर्म में कलेक्ट करती है एंड देन उस पैसे को कहीं ना कहीं लोन के फॉर्मेट में देती है। तो जब भी आप लोन देंगे तो यहाँ पे क्लियरली बोला था कि लोन सिक्योर्ड लोन ही होना चाहिए, आप बिना किसी सिक्योरिटी के लोन नहीं दे सकते। द प्लेंटिफ कंप्लेंट दैट, प्लेंटिफ कौन था? शेयर होल्डर था कंपनी का। कौन था? शेयर होल्डर। दैट सेवरल इन्वेस्टमेंट्स हैड बीन मेड बाय द कंपनी विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी। बाप रे बाप, एमओए के ऑब्जेक्ट का वायलेशन कर डाला। हमने बोला था लोन दोगे, सिक्योर लोन दोगे, असेट की सिक्योरिटी ली ही नहीं कंपनी ने। एंड कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड देयरफॉर प्रेड फॉर परपेचुअल इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन इट फ्रॉम मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट। तो वो शेयर होल्डर उठ के कोर्ट में पहुंच गया, बोले जज साहब ऑर्डर इशू करो, इंजंक्शन इशू करो, स्टे ऑर्डर इशू करो और कंपनी को इसी वक्त ये सब हरकतें करने से रोको। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया मामला। इन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट द कंपनी इटसेल्फ इज द बेस्ट जज ऑफ इट्स अफेयर्स एंड द कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर। बट application of asset of a company is not a matter of internal management, as directors are acting ultra vires in application of funds of the company. A single member can maintain a suit. A single member can maintain a suit. तो अगर एक सिंगल मेंबर भी आता है तो वो केस फाइल कर सकता है और कोर्ट वहाँ पे इंटरफेयर करेगा। क्या ये केस आपको समझ में आ गया है अच्छे से? यस मैम। केस काय का था? यस मैम। केस काय का था? अल्ट्रा वायरस। केस का नाम क्या है जल्दी से बताओ। अल्ट्रा वायरस। भारत इंश्योरेंस वर्सेस भारत इंश्योरेंस कन्हैया लाल। यस, भारत इंश्योरेंस वर्सेस कन्हैया लाल। इंश्योरेंस कंपनी का नाम आ रहा है तो याद रख लेना, पैसा आया था, इनको इन्वेस्ट करना था, इन्वेस्टमेंट के बदले में सिक्योरिटी लेनी थी। तो इंश्योरेंस कंपनी से कोरिलेट करके आप इस पूरे एंटायर प्रोविजन को याद रख सकते हैं। चलिए अब दूसरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। बाप रे बाप, अब तो ये फ्रॉड पे ही उतर आए। अच्छा, फ्रॉड का मतलब समझते हैं क्या आप लोग? व्हाट इज फ्रॉड एक्चुअली? धोखाधड़ी। अच्छा, ये तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। धोखाधड़ी का मतलब क्या होता है ये बताओ। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अच्छा, व्हाई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट? किसी को डिसीव करके अनफेयर एडवांटेज लेना उसके ऊपर। अच्छा, एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज अर्न करना है ना। मतलब फ्रॉड का जो इंटेंशन होता है ना क्लियरली, वो क्या होता है कि हमें फायदा हो जाए, अनड्यू एडवांटेज, और दूसरे वालों को अनड्यू लॉस करा दो। भैया खुद को एडवांटेज करना चाहते हो तो इसका मतलब दूसरों को तो लॉस होएगा ही ना। तो यहाँ पे जो इंटेंशन है वो खतरनाक है, भयानक है। हम दूसरों की कॉस्ट पे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं। दूसरों की कॉस्ट पे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं। आज बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, है ना, हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत सारे स्कैम आते रहते हैं। स्पेशली जब CIS के मामले होते हैं ना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, चिट फंड वाले, उनमें तो मोटा मोटा स्कैम ही होते हैं। मैक्सिमम केसेस में स्कैम आप देखोगे। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा स्कैम्स वहाँ पे हुए हुए CIS के, भयानक स्कैम। मतलब आप सोच नहीं सकते, ये स्कैम, वो स्कैम, 10,000 करोड़ का स्कैम, 12,000 करोड़ का स्कैम, ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। तो वो स्कैम में लोग फ्रॉड ही तो कर रहे हैं। स्कीम बोलते हैं कि भैया हम स्कीम बनाएंगे, ये करेंगे, पैसा लगाओ, लोग बेचारे
एकदम भोले भाले पैसा लगाते हैं और फिर वो पैसा लेके गायब हो जाते हैं। तो अनड्यू एडवांटेज अर्न करना उनका मोटिव होता है और बेचारे जो लोग धोखा खा गए हैं वो वहाँ पे बेचारों को अनड्यू लॉस हो गया है, पैसा लॉस्ट होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो ऐसा इंटेंशन आपका है, माइनॉरिटी के साथ अनड्यू लॉस करना चाहते हो। वेयर एन एक्ट डन बाय मेजॉरिटी अमाउंट्स टू फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड कर दिया आपने, तो एन एक्शन कैन बी ब्रॉड बाय एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो थोड़ी ना चुप रहेंगे फिर वो, अगर माइनॉरिटी के साथ आपने फ्रॉड किया तो माइनॉरिटी उठेगा, आवाज उठाएगा, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उनकी आवाज सुनेगा, केस एंटरटेन किया जाएगा। केस लॉ क्या हुआ था देखो, एलन वर्सेस गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका। अच्छा, बेसिकली इस केस में ये बोला गया था कि फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी है कि नहीं है, इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। मतलब ये नहीं बोला सकता ऐसा केस में फ्रॉड होगा और ऐसे केस में फ्रॉड नहीं होगा। ये पूरा सराउंडिंग सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस कि उस वक्त क्या हालात थे, क्या इंटेंशनली लोगों को धोखा देने के लिए काम किया गया था या गलती से लॉस हो गया। ठीक है, दोनों बातें हैं। कभी कभी आप अच्छा काम करने जा रहे होते हैं लेकिन फिर भी लोगों को नुकसान हो जाता है, तो दैट इज नॉट फ्रॉड, दैट इज नॉट फ्रॉड, एक्चुअली दैट इज नॉट फ्रॉड। लेकिन आपने जानबूझ करके इंटेंशनली वो काम किया जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो, तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। तो वो सब सराउंडिंग सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे है कि आपने इंटेंशनली उस काम को किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ पे क्लियरली बोलता है, दो देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन of the expression fraud on minority, but the court decides a particular case according to the surrounding facts के basis पे ही ये decide किया जाएगा। there is no specific rule to determine कि whether there is fraud on minority or not। तो यहाँ पे किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ये सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। द जनरल टेस्ट विच इज अप्लाइड टू डिसाइड वेदर अ केस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड ऑन मिनॉरिटी और नॉट is whether a resolution passed by the majority is bona fide for the company as a whole or not। तो क्या अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ था तब तो फ्रॉड है ही नहीं। एज अ होल कंपनी का बेनिफिट हम सोच रहे थे, अगर एज अ होल कंपनी के बेनिफिट के लिए रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस के बेनिफिट के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो डेफिनेटली वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है कि माइनॉरिटी के साथ मेजॉरिटी ने फ्रॉड किया था। तो अगर फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी का केस है तो डेफिनेटली सिंगल शेयर होल्डर के एप्लीकेशन पे भी कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। दो बातें होगी, नंबर 1 अल्ट्रा वायरस एक्ट किया, केस का नाम बताओ जल्दी से। अल्ट्रा वायरस में एब्सोल्युटली करेक्ट। नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम फ्रॉड ऑन मिनॉरिटी। तो माइनॉरिटी के साथ अगर फ्रॉड होगा तो केस कोर्ट में जाएगा और यहाँ पे इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि कंपनी एज अ होल बेनिफिट के लिए काम था या कुछ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम किए गए थे। और इसका केस का नाम क्या है, एलन वर्सेस गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका। बिल्कुल, एलन वर्सेस गोल्ड रीफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका। तो ये केस जो है वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की बात करता है। एडवांटेजेस देख लिए हमने, 4 एडवांटेजेस पढ़े। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 एक्सेप्शन कंप्लीट किए विद केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ में बहुत टेक्निकल बात नहीं दे रखी है, केस का नाम याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके रेस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस जो हैं वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज अपन यहीं पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।